Lord Krishnanaman to all of you. This is Rachit Jain. Today we shall be talking about formation of a joint stock company. In our previous video, we have already talked about types of companies. Okay. तो आज हम लोग बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी की. ठीक है ना. तो जब भी हम लोग एक जॉइंट स्टॉक कंपनी फॉर्म करने की कोशिश करते हैं तो इसके बहुत बड़ा एक प्रोसीजर है, उसके हिसाब से हमें चलना पड़ता है. ठीक है ना. इसमें क्या क्या स्टेजेस होती हैं वो सारी चीज़ें हैं. सबसे पहले प्रमोशन, यानी कि जो भी आप काम करने जा रहे हैं या जो भी आप बिज़नेस स्टार्ट करने जा रहे हैं उसको प्रमोट कैसे करेंगे. देखिए, प्रमोशन से मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ एडवर्टाइजमेंट, नहीं. प्रमोशन से मतलब क्या होता है, जब हम लोग प्रमोशन की बात करते हैं तो प्रमोशन का मतलब ये है कि प्रमोशन जब से हमारे दिमाग में आइडिया आया कंपनी को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है ना, और तब तक जब तक कंपनी फॉर्म नहीं हो जाती, यानी कि कंपनी बन नहीं जाती, तब तक वो प्रमोशन ही होता है. ठीक है ना. इसमें क्या होता है, देखिए क्या होता है, मैनेजमेंट की 5 फंक्शंस होते हैं बेसिकली: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. ठीक है ना. इसमें हम फर्स्ट 2 स्टेप्स फॉलो करते हैं. देखिए, ये जो प्लानिंग के मैंने आपको मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस बताए, ये हम लोग 12th में पढ़ने वाले हैं ऑलरेडी. ठीक है. तो ये जो फर्स्ट 2 स्टेप्स हैं, प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग, ये दोनों यहाँ प्रमोशन स्टेज में अप्लाई होते हैं. ठीक है ना. क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग प्लानिंग करते हैं और फिर जो जो रिसोर्सेज हमें चाहिए, जो जो चीज़ें हमें चाहिए, उनको ऑर्गेनाइज करते हैं. ठीक है ना. इसमें क्या होता है कि प्रमोशन में आता है सबसे पहले तो बिज़नेस आइडिया को खोजना. ठीक है, कि क्या बिज़नेस हमें करना है. ठीक है. उसके बाद इन्वेस्टिगेशन, यानी कि कहाँ वो बिज़नेस सही रहेगा. लेट्स से मेरे मन में आया कि लेट्स से एक ऑडी का शोरूम खोलना है. ठीक है. पहली चीज़ तो क्या इतनी कैपिटल है, अगर मान लो है. ठीक है. तो क्या वो लेट्स से अगर मैं मैनपुरी में खोलना चाहता हूँ तो क्या वो मैनपुरी में सक्सेसफुल होगा? बिल्कुल नहीं होगा. ठीक है ना. तो वो इन्वेस्टिगेशन. ठीक है ना. और असेंबलिंग नेसेसरी रिसोर्सेज टू सेटअप द बिज़नेस, यानी कि जो जो चीज़ें हमें चाहिए. लेट्स से कि अगर मैं 10 करोड़ का कोई बिज़नेस खोल रहा हूँ तो नेसेसरी रिसोर्सेज मेरे पास क्या है? बिल्डिंग है. ठीक है. पैसा है. पैसा कहाँ से मिलेगा? बैंक से मिलेगा. बिल्डिंग है तो बिल्डिंग किराए पे लेनी पड़ेगी, रेंट करनी पड़ेगी या बनवानी पड़ेगी. तो वो सारी रिसोर्सेज होनी चाहिए. ठीक है ना. अब एक जो पर्सन होता है जो ये सारे काम करता है, ठीक है ना, प्रमोशन का जो सारा काम करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रमोटर. ठीक है ना. तो प्रमोटर सारे काम करता है, कहाँ से लेके कहाँ तक? जहाँ से लेके आइडिया आता है वहाँ से लेके और जब तक कंपनी फॉर्म हो जाती है तब तक. ठीक है ना. अब देखो, प्रमोटर एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, एक ग्रुप भी हो सकता है लोगों का, या फिर एक इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है. कई बार हम लोग ये पूरा काम किसी एजेंसी को दे देते हैं. ठीक है ना. ये पूरा काम बड़ी बड़ी कंपनीज जो होती हैं वो इवेंट एजेंसीज़ को देती हैं, जो ये सारी चीज़ें मैनेज करती हैं उनके लिए. ठीक है ना. अब इसमें क्या होता है कि प्रमोशन स्टेज में ये कई सारी स्टेजेस होती हैं. ठीक है. सबसे पहली होती है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी. अब देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें ये देखना पड़ेगा कि बिज़नेस अपॉर्चुनिटी कहाँ है, कहाँ नहीं है. ठीक है. या मान लीजिए हमारा कोई एग्जिस्टिंग बिज़नेस है, उसको हम एक्सपेंड करना चाहते हैं. ठीक है. तो दूसरी जगह उसकी अपॉर्चुनिटी है भी या नहीं है. ठीक है ना. मान लीजिए मैंने जैसे ऑडी के शोरूम का एग्जांपल लिया कि कानपुर में एक ऑलरेडी शोरूम था. ठीक है. अब कोई कहता है कि यार मैनपुरी में और खोल दें. ठीक है. वही कानपुर का जो शोरूम का ओनर है वो सोचता है मैनपुरी में और खोल दें. सक्सेसफुल है क्या? नहीं है. ठीक है ना. तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे देखनी पड़ेंगी, यानी कि वहाँ जो उस एरिया में अवेलेबिलिटी अपॉर्चुनिटी ऐसी है या नहीं है. ठीक है ना. तो क्या होता है कि अगर मान लीजिए वो सोचता है कि आगरा में खोलना है एक ऑडी का शोरूम, वहाँ बिल्कुल अपॉर्चुनिटी है, वहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये कार ख़रीद सकते हैं. ठीक है. तो वो क्या करेगा, सबसे पहले तो वो वहाँ बहुत सारी रिसोर्सेज को देखेगा कि वहाँ फाइनेंस हो जाएगा नहीं हो जाएगा, जगह मिल जाएगी कि नहीं हो जाएगी. ऐसा तो है नहीं कि वो ऑडी आप किसी खोखे से बेच देंगे, है ना. तो ऑडी के लिए आपको क्या चाहिए? एक प्रॉपर शोरूम चाहिए. ठीक है. तो उसके लिए आपको पहले सारी रिसोर्सेज से मतलब पैसा. ठीक है. रिसोर्सेज से मतलब बिल्डिंग, रिसोर्सेज से मतलब लोग, रिसोर्सेज से मतलब अगर कोई मशीन्स चाहिए तो वो सारी चीज़ें. ठीक है. वो सारी चीज़ें होती हैं. ठीक है. अब हम लोग बात करेंगे फैसिबिलिटी स्टडी. अब देखो, फैसिबिलिटी का मतलब सीधा सीधा होता है अवेलेबिलिटी.
बहुत ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें जो मतलब चाहिए उसका मतलब होता है यहाँ पे अवेलेबिलिटी। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करते हैं फेजिबिलिटी की, तो फेजिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए हमने एक कॉन्सेप्ट, मतलब जो हमारा चीज़ थी, हमने एक आइडिया डिस्कवर किया सबसे पहले। ठीक है, आइडिया डिस्कवर करने के बाद क्या होता है कि डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन कौन करता है? प्रमोटर हमारा। ठीक है, तो डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन से क्या होता है कि डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन में वो बहुत सारी चीज़ें देखता है। सबसे पहले कॉस्ट, यानी कि पैसा हमारा कितना खर्च होगा, प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, नेक्स्ट प्रोडक्शन प्रोसेस यहाँ पे चल पाएगा या नहीं चल पाएगा। प्रोडक्शन प्रोसेस से मतलब अगर कोई ऐसी कंपनी है जो प्रोडक्शन के वर्क में है। ठीक है, उसके बाद डिमांड ऑफ प्रोडक्ट, जो मैं इतनी देर से आपसे बात कर रहा हूँ कि मैनपुरी में ऑडी की डिमांड नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। ठीक है, अब इन सारी चीज़ों को करने के लिए जो प्रमोटर है, देखिए यहाँ पे एक बड़ी कंपनी की बात हो रही है, ये अपने दिमाग में रखिएगा। यहाँ पे ना पार्टनरशिप की बात हो रही है, ना सोल प्रोप्राइटरशिप की बात हो रही है। ठीक है, तो जब बड़ी कंपनी की बात होती है तो पैसा भी बड़ा खर्च होता है। ठीक है, तो क्या होता है कि इन सब चीज़ों को करने के लिए प्रमोटर क्या करता है? स्पेशलिस्ट और एक्सपर्ट्स की हेल्प लेता है, जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंजीनियर्स। ठीक है ना, तो क्या होता है कि ये सारे लोग क्या करते हैं? सारी डिटेल्स को एनालाइज करके, ठीक है, और फिर रिपोर्ट किसको देते हैं? प्रमोटर को। ठीक है ना, तो इससे क्या होता है? इससे प्रमोटर को आसानी होती है अपने डिसीजंस को फाइनलाइज करने के लिए। ठीक है ना, यानी कि वहाँ हम कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमें मतलब वहाँ एक्चुअल में कितना बड़ा बिजनेस शुरू करना है, ये सारी चीज़ें कौन बताता है? ये जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करते हैं कि फेजिबिलिटी की, तो फेजिबिलिटी स्टडी जो होती है, अवेलेबिलिटी स्टडी जो होती है, वो 3 टाइप की होती है। सबसे पहले टेक्निकल फेजिबिलिटी। ठीक है, टेक्निकल फेजिबिलिटी से मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ टेक्नोलॉजी, ठीक है ना, टेक्नोलॉजी उसका एक मतलब है, ठीक है, लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ साथ रॉ मटेरियल और इनपुट्स, ठीक है ना, ये दोनों चीज़ें भी आती हैं। अगर मान लीजिए कि लेट्स से कि आपको कोई स्टील प्लांट लगाना है, स्टील प्लांट यूपी में लग सकता है क्या? नहीं, क्योंकि स्टील प्लांट के लिए जो रॉ मटेरियल है वो कहाँ अवेलेबल होता है? वेस्ट बंगाल की साइड में, या उड़ीसा की साइड में, या बिहार की साइड में। तो ये एरिया क्या है? ये फेसिबल हैं, वहाँ से इन चीज़ों को कलेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, ये तो ये क्या हो गया? टेक्निकल फेजिबिलिटी, यानी कि अगर ये चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल नहीं हैं, मान लीजिए यूपी में अवेलेबल नहीं है, तो वो चीज़ यूपी में सक्सेसफुल नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फाइनेंशियल फेजिबिलिटी, यानी कि अगर हम लोग बात करते हैं कि हमारे पास, हमने चीज़ें तो बहुत बड़ी बड़ी सोच ली, ठीक है ना, लेकिन उसके लिए हम फंड ही नहीं अरेंज कर पा रहे, यानी कि हमने बहुत बड़ा कोई बिज़नेस प्लान सोच लिया और उसके लिए हमारे पास फंड ही नहीं है। ठीक है ना, तो क्या होगा? हमारा फाइनेंशियली अनअवेलेबिलिटी आ गई ना यहाँ पे। नेक्स्ट इज़ इकोनॉमिक फेजिबिलिटी, यानी कि इकोनॉमिक अनअवेलेबिलिटी, यानी कि इकोनॉमिक अवेलेबिलिटी, सॉरी। ठीक है, तो क्या हुआ? इकोनॉमिक अवेलेबिलिटी से मतलब क्या है कि हमारा जो हमने प्रोजेक्ट तैयार किया है वो इतना प्रॉफिटेबल है या नहीं है। लेट्स से हम 100 करोड़ इन्वेस्ट कर रहे हैं और मंथली प्रॉफिट अगर 1 लाख का भी ना हो, ठीक है, तो क्या वो इकोनॉमिकली फेजिबल है वो चीज़? नहीं ना। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें भी हमें देखनी पड़ती है कि प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिट क्या है? बिज़नेस का सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है, यानी कि सबसे बेसिक नीड क्या है? प्रॉफिट बिज़नेस की। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, ये सेकंड पॉइंट के हम लोगों ने तीनों पॉइंट देखे। नेक्स्ट इज़ नेम अप्रूवल। अब देखिए, कोई भी बड़ी कंपनी, अभी ये ऐसा नहीं हो सकता कि मतलब कोई भी लेट्स से कोई भी स्वीट शॉप है और वो 2 सिटीज़ में एक ही नाम से चल रही है। ठीक है, ये आपने देखा होगा, बहुत होता है, बहुत कॉमन है। ठीक है, लेकिन जब कंपनीज़ की बात आती है, तो जब कंपनीज़ रजिस्टर होती हैं तो वो पूरे इंडिया में कहीं भी उस नाम से, या लेट्स से ग्लोबली भी उस नाम से दूसरी कंपनी ना हो, ये चीज़ चेक करवाई जाती है। ठीक है, और ये काम कौन करता है? जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ होता है, वो सारी कंपनीज़ के नाम को चेक करता है, आपने जो नाम दिया है वो कहीं किसी और कंपनी से मैच तो नहीं कर रहा है। ठीक है ना, अगर नहीं कर रहा है, ठीक है, तो वो आपके नाम को अप्रूव कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे फिक्सिंग अप सिग्नेचरीज टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, यानी कि अब देखिए, प्रमोटर क्या करता है? उसको ये भी डिसाइड करना पड़ता है जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है ये हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, तो अभी मैं उस पर टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। ठीक है,
ये मान लीजिए कि एक कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली कंपनी का कौन साइन करेगा? जो मेन मेंबर्स बनने वाले हैं कंपनी के, ठीक है। तो यूजुअली यही लोग डायरेक्टर्स बन जाते हैं बाद में जाके कंपनी के, ठीक है। तो वो क्या होता है, वो लोग साइन करने आते हैं आगे, ठीक है। तो वो क्या होता है, ये जो लोग होते हैं इनसे एक प्रॉमिस लिया जाता है कि हाँ आप इतने % शेयर खरीदेंगे तभी आप डायरेक्टर बन पाएंगे कंपनी के, ठीक है। तो वहाँ पे वो चीज़ भी कंसेंट ली जाती है। नेक्स्ट, अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स। अब देखिए क्या होता है कि आपने इतना सब कर दिया तो प्रमोटर उसके बाद क्या करता है, उसके बाद कुछ प्रोफेशनल्स को अपॉइंट करता है, जैसे कि ब्रोकर्स, अंडरराइटर्स, ठीक है ना। यानी कि जो कैपिटल जो है कंपनी की, वो उससे जो हमारी सिक्योरिटीज़ वगैरह हैं वो अच्छे से मतलब जो हमें शेयर्स वगैरह इशू करने हैं मार्केट में, उसकी कितनी संभावना है। देखिए अंडरराइटर कौन होता है? सबसे पहले तो ब्रोकर तो आप लोग सब समझते होंगे, जो अपना कमीशन लेके काम करता है, ठीक है। लेकिन अंडरराइटर कौन होता है? अंडरराइटर एक ऐसा पर्सन होता है जो रिस्क कैलकुलेट करता है, किसी भी काम में कितना रिस्क है वो कैलकुलेट करके आपको बताता है, ठीक है। वो होता है हमारा अंडरराइटर, ठीक है। तो अपॉइंटमेंट करता है कौन इनका सबका? प्रोफेशनल, सॉरी जो हमारा प्रमोटर होता है। नेक्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। यानी कि अब यहाँ पे क्या होता है कि जितने भी डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रार के पास सबमिट होने हैं, ठीक है ना, इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे, वो सारी चीज़ें कौन सबमिट करता है ले जाके? प्रमोटर, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, MOA, AOA यानी कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, प्रोस्पेक्टस वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको आगे समझ में आएंगी कि क्या होती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कौन एक्सप्लेन करता है, सॉरी ये सारी चीज़ें कौन अरेंज करता है? प्रमोटर, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इनकॉर्पोरेशन स्टेज। अब देखिए क्या होता है कि इनकॉर्पोरेशन स्टेज क्या होती है वो समझ लेते हैं। थोड़ा सा लंबा आज वीडियो होने वाला है, बट डोंट वरी, वर्थ इट, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें इनकॉर्पोरेशन स्टेज की, तो इनकॉर्पोरेशन क्या है? सेकंड स्टेज होती है, ठीक है। तो सेकंड स्टेज में हम लोग क्या करते हैं? सेकंड स्टेज में हमारे जो स्टेप्स होते हैं वो भी बेसिकली 4 या 5 स्टेप्स होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले फिलिंग अप ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। क्या क्या इसमें चाहिए होता है? रजिस्ट्रार के पास आपको क्या क्या सबमिट करना पड़ता है? MOA यानी कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, स्टेटमेंट ऑफ ऑथोराइज्ड कैपिटल, अ लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स विद देयर नेम्स, एड्रेसेस, ऑक्यूपेशन एंड एज, यानी कि डायरेक्टर्स के नाम, एड्रेस, ऑक्यूपेशन और एज सहित उनका पूरा ब्यौरा। नेक्स्ट इज रिटन कंसेंट ऑफ डायरेक्टर्स टू एक्ट एज डायरेक्टर्स, यानी कि जो डायरेक्टर्स बनने वाले हैं कि वो डायरेक्टर्स की पद को लेने के लिए तैयार हैं, उनका एक रिटन कंसेंट, ठीक है ना। नोटिस ऑफ द एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी, यानी कि जो हमने जहाँ पे बिल्डिंग ली है या अपनी बिल्डिंग है तो उसको कंपनी के नाम पे करने के लिए या उसको कंपनी को रेंट करने के लिए एक नोटिस, ठीक है। नेक्स्ट, अ स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन stating that all the formalities related to the formation of the company are duly completed, यानी कि यहाँ पे एक डेक्लेरेशन यानी शपथ पत्र, यानी कि जिसको हम लोग बोल देते हैं स्टाम्प पेपर जो होता है ना, ठीक है, उस पर जो हम लोग एफिडेविट बनवाते हैं वो एक दिया जाता है कि हाँ जितने डॉक्यूमेंट चाहिए थे वो हम सब सबमिट यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। इनकॉर्पोरेशन स्टेज का नेक्स्ट पॉइंट होता है पेमेंट ऑफ फीस, यानी कि डॉक्यूमेंट्स के साथ जो प्रेस्क्राइब्ड फीस है रजिस्ट्रेशन की वो भी जमा हो जाती है। नेक्स्ट इज़ रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो रजिस्ट्रार क्या करता है, वो सारी चीज़ों को चेक करता है, ठीक है। उसके बाद फी रिसिप्ट को देखता है, ठीक है। अगर सारी चीज़ें वैलिड हैं, ठीक है, तो रजिस्ट्रार क्या करता है, वो अपनी फाइल में कंपनी के नाम को रजिस्टर कर लेता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जब अपनी कंपनी के नाम को रजिस्टर में रजिस्ट्रार एंटर कर लेता है, सारी चीज़ें चेक करने के बाद कि कोई कंपनी इस दूसरे नाम से तो रजिस्टर्ड नहीं है, सेम नाम से दूसरी जगह, ठीक है। फिर क्या होता है, फिर वो क्या करता है, फिर वो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करता है, ठीक है ना। तो वो क्या होता है कि जिस दिन आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू हुआ, ठीक है ना, किसी भी कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू हुआ, उसी दिन से वो कंपनी आ जाती है लीगल एग्जिस्टेंस में, ठीक है ना। अगर आप लोग देखेंगे कि जैसे कि आपको एक एग्जांपल दिया गया है कि आपका 24 तारीख को इशू हुआ, लेकिन जो डेट उस पर पड़ी है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन पे 22 तारीख पड़ी है, ठीक है। तो वो 22 तारीख से ही वो लीगल
लीगली आपकी जो कंपनी है वो बॉर्न हो गई, ठीक है ना। 23 तारीख को अगर आपने कंपनी में कुछ भी खर्चा किया है या कंपनी के लिए कुछ भी खर्चा किया है तो वो लीगली आप कंपनी के अंडर में दिखा सकते हो, ठीक है। अब देखिए, अगर ये भी होता है कि मान लीजिए किसी पर्सन ने गलत साइन भी किए हैं, तब भी उस पर्सन को सज़ा मिल सकती है, लेकिन कंपनी एग्जिस्टेंस में आ चुकी है तो वो डेट फिक्स होती है, ठीक है ना। कंपनी उसी दिन बॉर्न होती है जिस दिन उसको सर्टिफिकेट इशू हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज की, लेकिन ये शायद बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो, तो अपने हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आज ही देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में लेकिन बात करेंगे। ओके, थैंक यू।